टेक्नोलॉजी तो हमारी डीएनए में है, ऐसा कहना है इस कंपनी का। ये स्मॉल कैप कंपनी है और अपने सेक्टर की लीडिंग स्टॉक है, नो डाउट, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का 50% मार्केट शेयर अकेले होल्ड करती है। रिलायंस जियो, एयरटेल, एलएनटी, बीएसएनएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा ग्रुप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं और लोगों का कहना है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है। जल्दी ये 7 रुपए का स्टॉक 600 रुपए जाने वाला है। अगर देखें तो मार्च 2020 में इसका जो है लो 8 रुपए 10 पैसे का था और जनवरी 2022 में ये 101 रुपए 35 पैसे का हाई बना चुका है। अगर इसका परसेंटेज वाई रिटर्न देखें तो 1000% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। अब बात आती है कि इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद भी इन्वेस्टर इस स्टॉक से परेशान क्यों हैं? ये कंपनी के नाम क्या है, ये कंपनी क्या करती है, इसका फाइनेंशियल कैसा है, क्यों गिर रहा है और कब रिकवर होगा ये स्टॉक? और सबसे बड़ा सवाल कि 60 रुपए से 600 रुपए कब जाएगा ये स्टॉक? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल का ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं और सप्लायर भी हैं। इसके अलावा HFCL वाईफाई और यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड राउटर का डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो इस तरह की ये प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा इंडिया में टेलीकॉम और खास करके नेटवर्किंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गवर्नमेंट का PLI स्कीम चला है, जिसके तहत गवर्नमेंट खास करके इंसेंटिव देती है, तो ये कंपनी 650 करोड़ का इंसेंटिव भी मिला है इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से। HFCL डिफेंस में भी काम करती है, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा काम करने वाली कंपनी बन जाती है ये। मेट्रो में ये मॉडर्न कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। आसान भाषा में अगर HFCL के काम को समझा जाए तो HFCL टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है। और कम्युनिकेशन सेक्टर में जो भी काम होता है उसके लिए नेटवर्क या सिग्नल का होना तो जरूरी है। सिग्नल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए कई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है और HFCL इन्हीं सब प्रोडक्ट बनाती है और इन्हीं सब प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है। और अभी के टाइम में नेटवर्क या सिग्नल के बिना रहना मुश्किल है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो जाए या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को तो खैर कोई काम ही नहीं होगा सिग्नल और नेटवर्क के बिना। तो इन सब चीजों का जरूरी हो जाता है। लगभग हर चीज नेटवर्क टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और हर टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए चाहिए अब इंटरनेट। तो कंपनियां इसी फील्ड में काम करती है। देखिए दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन तो जुटाना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तब तो आप फैक्ट चेक तक पहुंच पाएंगे कि ये किस तरह की कंपनी है, ये काम क्या करती है। आगे हम लोग इसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई स्टॉक के बारे में जब ज्यादा चर्चा होती है ना, तो उसके पीछे खबर होती है, तो जरा खबरों को समझिए। BEL and HFCL साइन MOU टू डेवलप टेक सोल्यूशन टू मल्टीपल सेक्टर। कई सेक्टर में BEL के साथ HFCL मिलकर MOU साइन करा है। अगर दूसरी खबर की बात करें तो HFCL बैग्स ओवर वर्थ 80 करोड़ फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। अगर देखें तो इनको एक अच्छा ऑर्डर मिला है दिल्ली मेट्रो से 80 करोड़ को लेकर। अगर इसके स्टॉक फोरकास्ट में जाएंगे तो स्टॉक फोरकास्ट में भी अच्छा खासा इनको रिस्पांस मिल रहा है, 82 तक का लेवल दिखा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है फोरकास्ट में। और इसके अर्निंग देखें तो अर्निंग में भी अच्छी खासी वृद्धि, जो इन लोगों को ऑर्डर मिला है ना, काम जो मिल रहे हैं, उसके चलते इसके अर्निंग में भी अच्छी खासी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन प्राइवेट LTE एंड 5G इंफ्रा टू रीच ओवर $6.4 बिलियन बाय 2026, यानी 2026 तक इस सेक्टर में कितनी बड़ी बूम आने वाली है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। तो यही सब जो खबरें आ रही है और इसी को लेके जिस फील्ड से ये कंपनी जुड़ी हुई है, तो इस कंपनी में आपको इतनी सारी खबरें देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी के बारे में देखें कि इसके रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, तो इसके रेवेन्यू जनरेशन का जो 3 तरीके का सोर्स है। पहला, टेलीकम्युनिकेशन केबल से ये कमाती है, 83% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर डिफेंस सेक्टर से देखें तो ये 15% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और रेलवे से अभी 2% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से इनको रेलवे में खास करके मेट्रो से ऑर्डर मिल रहा है, तो इसमें भी इनका शेयर बहुत जल्दी आपको बढ़ता हुआ दिखलाई दे देगा। अगर लोकेशन वाइज देखें तो 82.77% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया से आता है और 17.23% जो रेवेन्यू इनका आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। एक और इम्पोर्टेंट बात पे गौर करें तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू पिछले 3 साल में खास करके 88% CAGR के ग्रोथ रेट से इनका बढ़ रहा है। तो कुछ चीजें जो है इस कंपनी में बहुत अच्छा लग रहा है। इनके वर्क ऑर्डर जो है इनके पास बहुत अच्छे हैं। इनका जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो कई तरीके से आ रहा है और कई खास करके गवर्नमेंट के सेक्टर से भी आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो आपको कंपनी कहीं ना कहीं आपको अच्छा करती हुई दिखलाई दे रही है। कंपनी की जितनी भी अच्छाइयां थी, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लिए, लेकिन हमें फैक्ट चेक करना है। अब आइए हम उन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जिसको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है इस स्टॉक को खरीदने से पहले। और यही वजह है कि इतने कम
कम कीमत होने के बावजूद भी इन्वेस्टर जो है इसको खरीदने से पहले डर रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है और उसमें भी जो भी हिस्सा है उसमें से 44% से ज्यादा परसेंट जो है प्रमोटर उस पर प्लेज किए हुए हैं और उसके कहीं ना कहीं वो लोन लिए हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। देखिए, दो चीजें होती है किसी भी स्टॉक में ना, जब प्रमोटर की हिस्सेदारी घटने लगे, एफआईआई और डीआई की हिस्सेदारी नगण्य हो जाए और खास करके जब रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ने लगती है तो वो थोड़ा सा डर वाला सिचुएशन हो जाता है। दूसरी बात जो है, क्वार्टर बेसिस पे देखिए फिनेंशियल अगर इसका देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर करेंट ईयर में इसका जो प्रॉफिट जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और यही जो वजह है इस स्टॉक को टूटने का मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह बन गई है। इसके साथ साथ कंपनी का प्रमोटर खास करके प्लेस या निगेटिव पॉइंट देता है और इस सब पॉइंट की वजह से हर कंपनी का जो होता है, एक तो देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है, ऐसे ही अपने आप में एक रिस्क है। स्मॉल कैप कंपनियों में जो होता है वो मूवमेंट आपको ज्यादा दिखेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा दिखती है और ऊपर से खास करके प्रमोटर का होल्डिंग कम होना और जो भी होल्डिंग है उसमें से 44% के करीब इनका प्लेज होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसकी नेगेटिव फैक्ट है इस स्टॉक को लेके। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बनाने के टाइम पे इन सब चीजों को आप गौर जरूर करेंगे। अगर हम आगे इस कंपनी का कंपेरिजन करेंगे फिनेंशियल में, तो कंपनी का अगर आप पीई देखते हैं तो कंपनी का पीई और सेक्टर पीई में एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है आपको, जो कहीं न कहीं इस कंपनी को बता रहा है कि अभी भी ये कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, अभी भी ये आपको अंडर वैल्यूड या फिर फेयर वैल्यू पे प्राइस नहीं मिल रहा है। तो मुझे डराने वाली बातें अब दिख रही है, जाते जाते मैं उसको एक बार दोबारा से बता देता हूं। एक तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कम है, ऊपर से इसका पीई अगर देखें तो वो भी खास करके सेक्टर पीई, इंडस्ट्री पीई और फिर स्टॉक के पीई में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, तो मुझे अभी भी ये ओवर प्राइस दिख रहा है। सेकेंड थिंग, एक तो स्मॉल कैप की कंपनी है, अपने आप में थोड़ा रिस्क इसमें होता है और ऊपर से इसके प्रमोटर के जो प्लेज शेयर हैं वो इसको थोड़ा सा और डर बढ़ा देता है। और अगर बात करें तो कंपनी का एक और जो कैश साइकिल है वो काफी लंबा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इसके चलते भी आगे आ सकती है। लेकिन जिस तरह से इसके ऑर्डर मिल रहे हैं, जिस तरह से कंपनी का अभी कई कंपनियों के साथ इसका जो एमओयू साइन कर रही है, तो उसके वजह से मुझे अभी भी लग रहा है इस कंपनी में पोटेंशियल है। लेकिन थोड़ा सा अगर मेरी बातें अगर माने या अगर मेरी यहाँ पे राय सोचे तो ये स्टॉक को लेने के लिए थोड़ा सा इसका फेयर वैल्यू पे आने का इंतजार करें। अभी जो रेट चल रहा है मुझे उस पर थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक। अब तक तो आपने लाइक का बटन दबा दिए होंगे, लेकिन अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, प्लीज जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने जानने वालों में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आगे कंटिन्यू मेरा वीडियो आप बराबर देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।